students concentrate here, please. Please, students. It is clear? Yes, sir. Completed now? SI unit, one of the SI unit of magnetic field also Weber per meter square. समझ में आया कि नहीं है? Next, आइए टॉपिक डालेंगे जरा डायमेंशंस ऑफ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डायमेंशनल। अच्छा ये सब आ जाएगा ना वीडियो में, आसपास की चीजें ठीक है। तो एटमॉस्फेयर है भाई, है ना, वी नेवर फ्री फ्रॉम आवर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। हम जिस समाज में रहते हैं, समाज की चीजें तो अफेक्ट करेंगी हमें, है ना, वो अच्छी हो बुरी हो। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, अरे वो डजंट मैटर, कोई बात नहीं, ठीक है। सो प्यारे बच्चों कंसंट्रेट हियर प्लीज। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कंप्लीट करें, जरा निकालें, जरा देखते हैं क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला। जल्दी करो भाई प्लीज, आगे नेक्स्ट अगला टॉपिक हमें करना है। तो समझ में आया, याद रहेगा भाई। तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर कहीं पर वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है ना। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था? वेबर। सीजीएस यूनिट क्या था? मैक्सवेल। और वेबर और मैक्सवेल में क्या रिलेशन देखा हम लोगों ने? सिमिलरली टेस्ला और गॉस में भी क्या रिलेशन था? 10 to the power 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 to the power 4। क्लियर हो गया ना सभी? ठीक है। सो डायमेंशनल फार्मूला डायमेंशंस बोल सकते हैं। डायमेंशनल फार्मूला किसका भाई? किसका करने जा रहे हैं? मैग्नेटिक। तो 5 इज इक्वल टू क्या था बच्चों? BA cos थीटा, है ना। इसको थीटा आप समझ रहे हैं ना, बार बार थीटा 0 करके उसको हम लोग BA करते। चलो डियर स्टूडेंट्स, B का डायमेंशनल फार्मूला आप लोगों ने पीछे निकाला नहीं निकाला? इसको निकालिए, जरा देखते हैं। प्यारे बच्चों कंसंट्रेट करते हैं। तो पहले तो B का निकालो ना, B का क्या होता है जरा देखो। तो B इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या सीखा था बच्चों? यहां से देखते हैं। F इज इक्वल टू क्या सीखा था? Q V B sin थीटा। याद आ रहा है कुछ आप लोगों को? नहीं याद आ रहा है सर? द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, लॉरेंट फोर्स। In previous class I already explained you about the magnetic force, है ना, the force acting on a moving charge particle in magnetic field. Magnetic field में कोई charge particle uniform velocity से move कर रहा है, then a force is acting on it and that is given by this formula. प्यारे बच्चों, in case of theta is equal to 90, है ना, इसको खत्म करते हैं, maximum force लेते हैं। So हमारे पास because of इसकी कोई यूनिट नहीं होती ना, नहीं भी खत्म करोगे तो कोई मतलब नहीं है, समझ रहे ना आप? ठीक है, तो मैं इनका डेटा रखता हूँ। सो यहाँ से देखते हैं प्यारे बच्चों, तो B इज इक्वल टू कितना आता है थोड़ा देखेंगे, है ना। थीटा 90 हो जाएगा, sin 91 हो जाएगा, तो B इज इक्वल टू कितना हो गया? F अपॉन QV। प्यारे बच्चों इसको मैंने 1 कर रखा है, तो B इज इक्वल टू कितना हो गया? F अपॉन QV। अब डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ B, है ना, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ B। तो B का डायमेंशनल फार्मूला ऑफ B। सो बच्चों क्या होगा जरा देखते हैं। ये क्या होता है? फोर्स, और फोर्स का क्या होता है बच्चों? ml t-2। पता है ना आपको? सभी को पता है फोर्स का। इन फर्स्ट ईयर तो कुछ बेसिक्स तो सीखनी पड़ेगी आपको, है ना। देन चार्ज का क्या होता है बच्चों? Q इक्वल टू IT होता है। Q इक्वल टू कितना? IT। चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, दिस इज। तो फ्रॉम हियर करंट का क्या होता है बच्चों? A, और टाइम का क्या हो जाएगा? T। नहीं समझ में आया? बोलो सभी समझ में आ रहा है भाई? ठीक है। एंड वेलोसिटी, इट इज अ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी पोटेंशियल डिफरेंस मत समझ लेना, ये वेलोसिटी थी, है ना, वही समझ लें पोटेंशियल डिफरेंस। आधे बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इज द वेलोसिटी हियर, दैट इज क्या होता है वेलोसिटी का? LT - 1। याद आ रहा है? यस सर। याद आ रहा? फर्स्ट ईयर में बचपन में किया नहीं किया? अतुल, अक्षय, हाँ आप गए हैं कोरोना की वजह से फर्स्ट ईयर में। भाई ये थोड़ा बेसिक्स है, दिमाग में रखो। कभी अगर कोई दिक्कत होती तो मेरे से टाइम लीजिए, फिर हम लोग कभी किसी क्लास में डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। सो प्यारे बच्चे जरा कंसंट्रेट करेंगे। यहाँ पे कितना आएगा सर? देखो कितना आने वाला भाई? ये L से तो L हमारे पास वो हो जाएगा, है ना। नहीं हाँ कैंसिल हो जाएगा ये तो। और क्या हो जाएगा हमारे पास? देखते हैं M A - 1 ना, A - 1, ठीक है। और ये 1 और ये जो हमारे पास कितना हो गया? 0 हो जाएगा, दैट इज A, ये आ जाएगा बच्चों, ठीक है। प्यारे बच्चों दिस इज M A - 1 T - 2। क्लियर है ना? तो चलो अभी हमें इसका करना था 5E का। सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ 5E, है ना। समझ रहा? डायमेंशंस आर द पावर्स एक्चुअली। ये जो पूरा है ना, ये डायमेंशनल फार्मूला होता है। और जब हम डायमेंशंस की बात करते हैं, दीज आर द पावर्स। व्हाट आर द डायमेंशन? डायमेंशंस आर द पावर्स बेस्ड ऑन द बेसिक यूनिट्स, है ना। ठीक है।
तो खैर छोड़िए, बी की बच्चों हम लोगों ने डायमेंशनल फार्मूला क्या निकाला, एम ए माइनस 1 टी माइनस 2, और बच्चों ए का कितना होता है, एरिया दैट इज एल स्क्वायर, एरिया का कितना होता है एल स्क्वायर, एल की पावर 2 एरिया। सो बच्चों होगा क्या फाइनली हमारे पास फाइनली क्या गया, एम एल स्क्वायर ए माइनस 1 टी माइनस 2। इट इज क्लियर, नोट इट डाउन प्लीज, नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, so the concept of the magnetic flux and the related topics are already clear, है ना। हम लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था, मैग्नेटिक फ्लक्स में डिफरेंट केसेस हम लोगों ने पढ़े, देन आफ्टर उसकी यूनिट्स पढ़ी, है ना, उस बेस पर मैग्नेटिक फील्ड की भी यूनिट पढ़ी और उसका डायमेंशनल फार्मूला। इस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स का टॉपिक हमारा क्या होता है, क्लियर हो गया, है ना। डिफरेंट केसेस पढ़े। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिज्म में a lot of things are similar to the electrostatic। मैग्नेटिज्म में क्या है, बहुत सारी चीजें हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सिमिलरली पढ़नी है ना, बिकॉज आप थोड़ा समझेंगे बहुत सारी चीजें आपको मैं यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, और कंपैरेटिव स्टडी में हम लोग देखेंगे क्या कि बहुत सारी चीजें जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और जिन बच्चों के जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो हमारे प्रीवियस वीडियोस में जाएगा, वो ऑलरेडी कवर्ड है टॉपिक, तो आप उसको देखो, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जानते थे कि हमारे पास क्या होता था, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था। क्या होता था प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और यहां पे मैं क्या लेता हूं, मैग्नेटिज्म। सो मैग्नेटिज्म का बहुत सारा टॉपिक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के बेस पे क्लियर करेंगे, ठीक है। दैट इज इफ इट इज डन ऑलरेडी देन इट इज आल्सो कंप्लीटेड एंड देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन टू मच। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में वही चीजें पढ़ चुके हैं, तो मैग्नेटिज्म में उनको फिर से इलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है ना। इंटरमीडिएट के क्लास में जो टॉपिक यहाँ भी है और सिमिलर टॉपिक यहाँ भी है, तो इसको प्रेफरेंस दिया गया, वहां पे इससे ज्यादा पूछा जाएगा, है ना। जो चीजें मैग्नेटिज्म में नहीं आएंगी तो मैग्नेटिज्म वहां से पूछा जाएगा, है ना। सो बच्चों, इट इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो सिमिलरली यहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक डाइपोल। क्लियर है, समझ में आया। इफ हियर इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P represented by P is equal to P into Q, वेक्टर फॉर्म में क्या देखा था हम लोगों ने, वेक्टर P is equal to Q into 12 वेक्टर, है ना, ये हम लोगों ने देखा था। और बच्चों, इलेक्ट्रिक बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। सो सिमिलरली यहां भी क्या होगा भाई, डाइपोल आल्सो हैज द टू पोल्स, टू एंड्स, नॉर्थ एंड साउथ, सो इट इज आल्सो मैग्नेटिक डाइपोल। ये मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक डाइपोल हो गया, तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना किधर होगा बच्चों, साउथ टू साउथ टू नॉर्थ। मैंने आपको बताया है कि अगर हम पोल स्ट्रेंथ को मानते हैं QM, तो फिर डाइपोल मारा जाएगा M, और अगर हम पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट, तो अगर डाइपोल मोमेंट को मैं पोल स्ट्रेंथ को QM लेता हूं, तो डाइपोल मोमेंट मैं M से रिप्रेजेंट करता हूं। इन सम बुक्स अगर पोल स्ट्रेंथ को स्मॉल m किया गया तो डाइपोल मोमेंट को हम कैपिटल M कर लेंगे, ठीक है। बट आई टेक दीज टू टर्म्स, पोल स्ट्रेंथ को मैं QM लूंगा और डाइपोल मोमेंट को मैं M लूंगा, ठीक है। अब बच्चे बहुत सारी चीजें जिन लोगों का नहीं पढ़ा वो पीछे की वीडियोस को देखें। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला हम जाते हैं जरा, तो हमारे पास डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, QM into 2M। इट इज नॉट अ चार्ज बट इट इज एक्चुअली अ पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। इन वेक्टर फॉर्म बच्चों क्या हो जाएगा, वेक्टर M is equal to QM into 2L वेक्टर। As same electric dipole moment is directed towards negative to positive, then magnetic dipole moment is directed from south to north, ठीक है। अब आप ये बताइए बच्चों, जरा देखना, ये तो अभी सिमिलर है ना, ये सब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक में उस चीजें सिमिलर ही आती है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल है, यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, वहां पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। ये नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्टेड है, वो साउथ टू नॉर्थ डायरेक्टेड। हम लोगों ने देखा था प्यारे बच्चों, क्या देखा था सर आपने, whenever electric dipole is placed in uniform electric field, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखते हो तो उस पर एक टार्क काम करता है, और वो टार्क क्या करता है, उस डाइपोल को फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की टेंडेंसी रखता है हर कंडीशन। सो प्यारे बच्चों, इफ आई हैव अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हियर, मेरे पास यहाँ पर पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो, और मेरे पास यहाँ पे क्या रखा हो प्यारे बच्चों, एक डाइपोल। ये चीजें ऑलरेडी कवर्ड है, तो मैं इसको यहाँ पे इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा। तो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगता है, फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगता है, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में।
और पहले बच्चों these two equal and opposite forces। अब इक्वल कैसे हो गया मैग्नीट्यूड, आपको पता है भाई E इक्वल टू कितना होता है F बाई Q एंड F इक्वल टू कितना हो गया QE। बेटा डाइपोल में तो दोनों ही चार्ज पार्ट के लिए वैल्यू में बराबर है, ये चार्ज जितना होगा उतना ये भी है, और बिकॉज ऑफ दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो फील्ड की वैल्यू भी जितनी फील्ड की वैल्यू यहां उतनी फील्ड की वैल्यू यहां है, यानी QE ये जो टर्म है QE जिससे फोर्स कैलकुलेट हो रहा है, QE यहां भी उतना ही है Q और E, और यहां भी QE उतना ही है, दैट इज फोर्स यहां और यहां क्या हो गया इक्वल हो गया। तो इस डाइपोल पे दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस काम कर रहे हैं, और जब किसी बॉडी पे दो इक्वल और अपोजिट फोर्स काम करते हैं विद अ डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, इस फोर्स की लाइन ये है और इस फोर्स की लाइन ये है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल ना करके क्या करते हैं, ये दोनों अलग अलग लाइन पे काम कर रहे हैं। अगर एक ही लाइन पे टू वेक्टर्स काम कर रहे होते तो उनका नेट रिजल्ट क्या हो जाता है, जीरो, बट ये डिफरेंट लाइंस पे काम कर रहे हैं, दो फोर्सेस हैं इक्वल और अपोजिट है, तो ये क्या करेंगे, बॉडी को रोटेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, टॉर्क का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज हम लोगों ने देखा कि जब किसी डाइपोल को हम यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो उसमें टॉर्क काम करता है, और वो टॉर्क क्या करता है, डाइपोल को फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है। समझ आया नहीं आया, समझ आया। और इस टॉर्क की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, तो टॉर्क इज इक्वल टू होता कितना था, PE sin थीटा, याद आ रहा, P sin थीटा इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर tau vector is equal to P cross E vector, where theta is angle between vector P and vector E। P की डायरेक्शन क्या होती है भाई, नेगेटिव टू पॉजिटिव, फील्ड ये दैट इज कितना एंगल बन रहा है इस बार, थीटा, तो P और E, वेक्टर P और वेक्टर E के बीच का एंगल, सो दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल। प्यारे बच्चों ये ऑलरेडी टॉपिक क्लियर है, तो बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इफ द डाइपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो वहां टॉर्क के साथ साथ फोर्स भी लगेगा, दैट इज डाइपोल परफॉर्म्स बोथ ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशन, द फोर्स इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसलेटरी मोशन एंड द टॉर्क इज रिस्पांसिबल फॉर, सॉरी, फोर्स इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसलेटरी मोशन एंड द टॉर्क इज रिस्पांसिबल फॉर द रोटेटरी मोशन। ठीक है, तो दोनों ही चीजें दिमाग में रखना है कि जब डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तो केवल टॉर्क लगेगा, दैट इज वो रोटेट होगा केवल, एंड जब डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में आप रख देते हो तो टॉर्क के साथ साथ फोर्स भी काम करेगा, और इस पे क्वेश्चंस भी बहुत बार आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। खैर छोड़िए, ये पढ़ चुके हैं तो आई थिंक आप सबको आता होगा, नहीं आता तो रिवीजन में उसको लाइए, क्लियर है। तो डाइपोल को रखते हैं तो टॉर्क काम करता है। अच्छा, सिंगल चार्ज रखा जाता था फील्ड में तो क्या लगता था, फोर्स, that is when a charge is placed inside electric field then a force is acting on it, when a dipole is present then a torque। अगर यूनिफॉर्म में रखोगे यूनिफॉर्म फील्ड में तो केवल टॉर्क काम करेगा, नॉन यूनिफॉर्म में रखोगे तो टॉर्क के साथ साथ फोर्स भी काम करेगा। चलो, तो इसके सिमिलर यहां पर देखते हैं जरा, हमारे पास अभी डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, तो यहां भी डेरिवेशन नहीं करने वाले हम लोग, सिमिलरली पढ़ेंगे। तो बच्चों हमारे पास क्या है, यहां पर क्या मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है बच्चों यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, हियर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, याद रखेंगे। अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर टॉर्क के साथ साथ फोर्स भी काम करेगा, ठीक है। सो आई प्लेस्ड अ मैग्नेट हियर, यहां पे हम लोग एक मैग्नेट रखते हैं, इट इज साउथ एंड इट इज द नॉर्थ। सो प्यारे बच्चों व्हाट विल हैपन हियर, क्या होगा, अ टॉर्क इज आल्सो एक्टिव ऑन इट, इस पे क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, और वो टॉर्क करेगा क्या भाई, डाइपोल मोमेंट किधर है, यहां पे साउथ टू नॉर्थ, वेक्टर है एंड फील्ड हमारे पास, तो दैट इज दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा। सिमिलरली फ्रॉम दिस, यहां से देखिए वहां का फार्मूला कैसे आएगा, टाउ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, यहां PE था तो P मतलब डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है M, इलेक्ट्रिक फील्ड E, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा B, दैट इज E। M is sin थीटा, इन फ्यूचर इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैं ड्राइव भी करा दूंगा, बट यहां पे तो अभी आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, तो नेक्स्ट कमिंग क्लासेस में अगर इट इज रिक्वायर्ड तो हम लोग ड्राइव भी कर लेंगे M is sin थीटा फॉर अ करंट कैरिंग लूप, राइट। इन वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों, वेक्टर फॉर्म टाउ वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, M वेक्टर इनटू B वेक्टर। व्हाट इज द थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर M एंड वेक्टर B, है ना, थीटा थीटा क्या है, M वेक्टर एंड B वेक्टर के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन वेक्टर M, एंगल बिटवीन, मम्मी परेशान है ना बच्चे की, वेक्टर M एंड वेक्टर B, ठीक है भाई। तो हम लोगों ने देख लिया टॉर्क क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म, ये सब समझ में आएगा नहीं है, समझ में, तो इसको नोट कर लो जल्दी से, ये नोट कर लो, ये तो ऑलरेडी पता है, डायरेक्ट ड्राइव करना नहीं है। वीडियो को पास करते हैं जरा, फिर आगे देखते हैं कुछ। कंसंट्रेट बच्चों प्लीज, शांत रहिए।
चलो, तो ये देखा हम लोगों ने अभी तक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में बच्चों हम लोगों ने और भी कुछ पढ़ा है। क्या पढ़ा है सर आपने? आप बताइए, आप ही बताते रहिए भाई। हम लोगों ने तो पढ़ा था, सब भूल गया क्यों? कोई इसको शांत करा ले भाई, है ना? पूरी वीडियो में हमारा पूरी क्लास को इसने डिस्ट्रैक्ट कर रखा है। चलो भाई कंसंट्रेट करते हैं सर, यहाँ पे देखते हैं बच्चों, प्लीज कंसंट्रेट करो। मैंने आपको और भी बताया था क्या, व्हेन अ डाइपोल इज रोटेटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को, शांत रहिएगा प्लीज, थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे। इफ इट इज अ डाइपोल, याद करिए सर, और इसको मैंने क्या किया प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, थर्ड केस है वर्क डन ऑन रोटेटिंग अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रोटेट करते थे, एक्सटर्नल एजेंट रोटेट करे, सिस्टम खुद स्वयं से रोटेट करे, दैट इज, याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अभी ये थीटा वन एंगल पर है, और थीटा वन किसके बीच का एंगल है? वेक्टर। थीटा किसके बीच का एंगल है? डाइपोल मोमेंट एंड फील्ड। हवा नहीं लेनी, हवा है कहीं भी, वेक्टर की और वेक्टर ही। और इस डाइपोल को मैं ऐसे रोटेट कर देता हूं, इस डाइपोल को मैं ऐसे रोटेट करा देता हूं। ये देखिए यहां पे निगेटिव एंड इट इज द पॉजिटिव। इस केस में बच्चों हमारे पास डाइपोल मोमेंट कितना हो गया? यहाँ पे पी वेक्टर आप इधर बना लो ताकि समझ में आए। यहाँ पे पी वेक्टर इधर हो जाएगा, निगेटिव टू पॉजिटिव। और एंगल कितना हो गया? थीटा वन। एक्चुअली थीटा वन से एंगल कितना घूम गया मेरे पास? थीटा टू। कितना एंगल हो गया? थीटा टू। थोड़ा कुछ इस तरह देखो ध्यान से, ये थीटा वन हो गया था ये, एंड हियर इज थीटा टू। तो प्यारे बच्चों डाइपोल को किस तरह से मैंने रोटेट करा दिया? मैंने कुछ इस तरह से रोटेट करा दिया, है ना? कुछ इस तरह से मैंने रोटेट करा दिया, कुछ इस तरह से। प्यारे बच्चों अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि ये मेरे पास फील्ड है और डाइपोल मेरे पास कुछ इस तरह से रखा हुआ है। तो पॉजिटिव चार्ज का फोर्स किधर काम करता है? फील्ड की डायरेक्शन में। नेगेटिव किधर करता है? फील्ड की अपोजिट। तो सिस्टम इसको किस तरह से रोटेट करा रहा था? इस तरह से। और मैंने सिस्टम के अगेंस्ट इस तरह से रोटेट करा दिया, फ्रॉम एंगल थीटा वन टू थीटा। दैट इज वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। तो जब सिस्टम खुद काम करेगा, सिस्टम खुद रोटेट करेगा उसे, तो सिस्टम के द्वारा वर्णन होगा। जब कोई एक्सटर्नल एजेंट करेगा तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्णन होगा। समझ आया नहीं यार? ये जो सिस्टम है, तो डाइपोल कैसे घुमा रहा था? मैंने ऐसे घुमा दिया। खैर कोई बात नहीं, फाइनली वर्क डन होगा व्हेन अ डाइपोल इज रोटेटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आइदर इट इज डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, आइदर इट इज डन बाय द सिस्टम, डजंट मैटर। इट मे बी ओनली पॉजिटिव नेगेटिव, बट अमाउंट में इक्वल होगा वर्क डन। और अगर किसी डाइपोल को यहां पर देखा हम लोगों ने, थीटा वन एंगल से थीटा टू एंगल तक मैंने रोटेट करा दिया। सो वर्क डन का फार्मूला क्या होगा? W इज इक्वल टू, जिन बच्चों ने ये फार्मूला देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जो थे उस समय प्रेजेंट थे, तो ठीक है, नहीं वीडियो में देखें, सभी पढ़ा हुआ। और जब हम लोग अभी एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हैं पीछे से, वहां भी देखेंगे। तो W इज इक्वल टू बच्चों क्या होता था? याद रखिएगा, PE cos थीटा वन माइनस cos थीटा। ये कितने लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है? ठीक। किसी भी डाइपोल को जब हम यूनिफॉर्म फील्ड में रोटेट कराएंगे, है ना, वर्क डन होगा, भले ही वो एक्सटर्नल एजेंट ने किया और सिस्टम ने किया, और इस फार्मूले से बनेगा। समझ आया नहीं है? P तो आप जानते हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। E क्या है? फील्ड है। cos थीटा वन cos थीटा टू आप जानते हो। मान लेते हैं मैं कहता हूं कि डाइपोल को 30 डिग्री से 45 डिग्री रोटेट करा दिया गया। थीटा वन 30 हो गया, थीटा टू 40 हो गया, 45 हो गया, वैल्यू रखो गया, आंसर करोगे, नहीं कर पाओगे। अरे मैं कहता हूं 30 से 45 डिग्री अगर इसको रोटेट करा दिया गया, वर्क डन कितना होगा? इस फार्मूले से निकालो। नहीं कर पाओगे? करवाओगे? नहीं करवाओगे? अच्छा, एक और चीज मालूम पड़ेगी। इफ डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इफ डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड की डायरेक्शन से रोटेट करा दिया जाए। थोड़ा देखेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल पहले ऐसे रखा था, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। डाइपोल और फील्ड बेटा एक ही डायरेक्शन में ना, देखो। तो अभी डाइपोल कैसे रखा हुआ? फील्ड की डायरेक्शन में, यानी थीटा कितना है? 0। और फिर मैंने इसको रोटेट कराया, और रोटेट करा के मैंने कुछ इस तरह कर दिया। तो नेगेटिव इज हियर, पॉजिटिव हियर, दैट इज अप एंगल बन गया कितना? थीटा। कितना बन गया? तो थीटा वन कितना है भाई? यहाँ पे 0 है, पहले 0 था, नहीं था? अक्षर नहीं समझ में आ रहा है आपको? क्या नहीं समझ में, बताइए। अरे भाई पहले डाइपोल कैसे रखा हुआ था? ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी,
और डाइपोल कुछ इस तरह से रखा हुआ, यानी P और E के बीच में एंगल कितना है पहले? अरे दिख नहीं रहा तो बाहर आ जाओ भाई, ऐसे हवा में बैठे हो। दिस इज, तो डाइपोल मोमेंट P और E के बीच में कितना एंगल इस समय? 0 है। और अब मैं इसको थोड़ी देर बाद ऐसे कर देता हूं रोटेट करके, अभी कितना एंगल हो गया? 45 नहीं हो गया, थीटा हो गया भाई। बहुत सारे स्टूडेंट अपने से ही मान लेते हैं, और एग्जाम में जो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं अपने से मानने वाले, वही परेशान रहते हैं, फिर कुछ भी करके चले आते हैं। देखिए सर, क्या मैंने बोला क्या 45 भी आ रही है यहाँ पे? तो फिर पहले 0 था, अभी रोटेट किया तो कितना हो गया? थीटा हो गया। नहीं, पहला एंगल कितना था? 0, दूसरा कितना हो गया? थीटा। तो पहला θ1 कितना है? 0, और दूसरा कितना हो गया? θ2, इट इज थीटा। इस फार्मूले में रखिए, ये जनरल फार्मूला है कि डाइपोल को अगर फील्ड में रोटेट किया जाए तो फार्मूला क्या होगा? W इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। θ1 से θ2 एंगल तक नहीं पढ़ा जिसको, देखो ये यार यही आने वाला, एमसीक्यूज आने वाले हैं आपके इस बार। डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड हियर आल्सो भाई, ये सब इतना याद रहेगा तो कर ले जाओगे वहां पे। तो कितना बनेगा जरा फार्मूला फील्ड की डायरेक्शन से रोटेट करने का? फार्मूला क्या आएगा यहाँ पे वर्क डन का? W इक्वल टू कितना आएगा? जरा देखिए, PE और cos θ1, तो cos θ1 कितना है? 0। तो बच्चों हमारे पास cos 0 माइनस cos θ, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, दैट इज P इक्वल टू कितना हो गया? 1 माइनस cos θ। तो भाई जब डाइपोल को फील्ड की डायरेक्शन से रोटेट कराते हैं, अब ये इस फार्मूले को लगाने में इस बात का बहुत ध्यान देना है। क्या? Suppose that I will provide a question that is a dipole is placed in uniform electric field and it is rotated at an angle 45 from the direction of field. फील्ड की डायरेक्शन से किसी डाइपोल को 45 डिग्री रोटेट कर दिया गया, then what is the work done? तो सिंपल सा है यार, आप इसे लगा सकते हो 1 माइनस cos थीटा। थीटा कितना है? 45 रोटेट कराएगा फील्ड की डायरेक्शन से। यार इट इज द बेस्ट फार्मूला, इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर, किसी भी एंगल से किसी भी एंगल तक घुमाओ, कोई समस्या नहीं है। तो फील्ड की डायरेक्शन से कहा था θ1 0 हो जाएगा, θ2 45 हो जाएगा। और आपको रटना ही है इस फार्मूले को, उसको भी लर्न कर लीजिएगा। ये कब तभी यूज होगा जब डाइपोल को फील्ड की डायरेक्शन से रोटेट कराओगे। सुना है कि नहीं? तो ये वर्क डन के दो फार्मूले हो गए, दैट इज डाइपोल को अगर हम फील्ड में यूनिफॉर्म फील्ड में रोटेट कराएंगे तो ये वर्क डन होगा। तो सिमिलरली प्यारे बच्चों, अगर मैग्नेटिज्म में देखूंगा तो मैग्नेटिज्म में हेडिंग में आप डालोगे क्या? हेडिंग अभी करना नहीं, हेडिंग में क्या पड़ेगा? द वर्क डन ऑन रोटेटिंग द मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक डाइपोल को, मैग्नेट को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराएं तो वर्क डन क्या होगा? तो वर्क डन यही होंगे दो फार्मूले। तो पहला फार्मूला हमारे पास क्या होने वाला है? ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है और मैं इस तरह से मैग्नेट को, ये मेरे पास एक मैग्नेट था, ये नॉर्थ से सॉरी साउथ टू नॉर्थ, और फिर मैंने यहाँ रोटेट करा है इसको, है ना? थोड़ा समझने की बात है। साउथ टू नॉर्थ कितने एंगल होगा? θ1 से लेके कितने एंगल घूम गया? θ2 तक, θ1 से θ2, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी? एम की, समझ रहे हैं आप? ये है डायरेक्शन एम की, ये एम और बी के बीच का एंगल थीटा होता है। सो बच्चों वर्क डन कितना होगा इस टाइम? बच्चों क्या हो जाएगा? देखिए जरा, सिमिलरली पी के सिमिलर वहां पे क्या होगा? एम क्या होगा? एम बी cos θ1 माइनस cos θ, नहीं आया समझ? बोलो भाई। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोगों ने इस फार्मूले को ड्राइव कर रखा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब यूनिफॉर्म फील्ड में रोटेट कराएंगे तो वर्क डन कितना होगा? P cos θ1 माइनस cos θ2। P मतलब वहां M हो गया, E मतलब वहां B हो गया, cos θ1 माइनस cos θ2, राइट? When dipole is, dipole मतलब यहां पर मैग्नेट है, मैग्नेट is rotated from the direction of field, is rotated from डायरेक्शन ऑफ फील्ड। फील्ड की डायरेक्शन से रोटेट करेंगे तो बच्चों क्या होगा? तो फील्ड की डायरेक्शन से रोटेट करेंगे, मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड था, इनिशियली मेरे पास मैग्नेट कुछ इस तरह से रखा हुआ था। याद रखना प्यारे बच्चों, जब मैं डायरेक्शन की बात करता हूं ना तो एम और बी के बीच है। अब कुछ बच्चे मेरे क्या करेंगे ना, बहुत होशियार बच्चे हैं, पता है दुनिया में बहुत होशियार तरह के बच्चे बैठे हुए हैं। तो मैं जब कहता हूं फील्ड की डायरेक्शन से, यानी कि एम और बी एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। कुछ बच्चे क्या कर लेंगे, उनको मैग्नेट सीधा सीधा दिखना चाहिए, डजंट मैटर कि नॉर्थ इधर है कि साउथ उधर है, वो ध्यान ही नहीं देंगे, एम उल्टा भी कर देंगे। तो जब फील्ड की डायरेक्शन का मतलब है दोनों एम और बी के बीच में एंगल कितना है? 0। ये एम और बी समझ में नहीं आया? समझ में आया सर? ठीक है। तो इसको रोटेट करा दे रहे हैं, कितना रोटेट करा दे रहे हैं भाई? कितना रोटेट करा दे रहे हैं आप? साउथ और नॉर्थ कितना रोटेट करा दे रहे हैं भाई? ये है इधर 0 से थीटा एंगल, तो फिर क्या हो जाएगा फार्मूला? एम बी 1 माइनस कॉस
थीटा। नहीं समझ में आया? बोलो बच्चों। सिमिलर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक, मोस्ट ऑफ द टॉपिक इज क्लियर सिमिलर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो जिस तरह से वहां पर डाइपोल को हम रोटेट करा देते थे, वर्डन आता था यूनिफॉर्म फील्ड में, ठीक है, बिकॉज ऑफ बीस ई यहां फिक्स हो गया, और अगर वेरिंग होगा तो अलग अलग फोर्स आएगा फिर। सिमिलर टू दिस, क्लियर हो गया मैग्नेटिज्म में डाइपोल को, ठीक है। इसको नोट करें, जल्दी से पॉज करें वीडियो, पॉज करें। वी आर डीलिंग कंपैरेटिव स्टडी विद इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म को हम लोग साथ साथ देख रहे हैं। द टॉपिक्स व्हिच आर ऑलरेडी क्लियर्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, ठीक है। सो उनका डेरिवेशन यहाँ पे मैग्नेटिज्म में नहीं करना है। फार्मूले आर यूज समवेयर, कहीं फार्मूले यूज होंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे कभी। और याद रखिएगा जो टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म में सिमिलर है ना, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक को प्रेफरेंस देके न्यूमेरिकल्स वहां से पूछे जाते हैं। एंड दिस क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स, दिस फार्मूलाज बहुत कम, रेयरर ही पूछे गए हैं मैग्नेटिज्म में, समझ रहे? मैग्नेटिज्म में जो न्यू टॉपिक है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम लोगों ने एक नया जो पढ़ा मैग्नेटिज्म में, वो था कांसेप्ट ऑफ लॉरेंट फोर्स, है ना, क्यू वी sin थीटा। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में नहीं था, है ना, बट ये सब था। तो मैग्नेटिज्म में हम उसको देख लेते हैं कंपैरेटिवली, ठीक है। उसको पूछा नहीं जाएगा, वेयर द डिस्कस यार सर आपने चेयर में रखा है। अच्छा, चलो बेटा यहाँ पे कैसे देखते हैं, देखिए प्लीज। तो अगला देखते हैं बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी। क्या है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी। जब डाइपोल को हम किसी यूनिफॉर्म फील्ड में रखते थे तो उसमें उसकी पोजीशन की वजह से, पर्टिकुलर पोजीशन की वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है ना। किसी भी बच्चों, व्हेनेवर एनी बॉडी, जब कभी भी कोई बॉडी, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो बॉडीज होती हैं, उनके चारों ओर कौन सा रीजन होता है? इफेक्टिव रीजन, ग्रेविटेशनल फील्ड। एवरी मैसिव ऑब्जेक्ट है तो मास जरूर होगा, कंटेन करेगा, बॉडी है तो मास होगा, है ना, मानते ही हैं बॉडी में कि दैट इज मास कंटेन करेगी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसके चारों ओर एक इफेक्टिव रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। एवरी बॉडी हैज इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड। और जब ये बॉडी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फील्ड में रखी होती है किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो क्या होता है उसपे बच्चों? उसकी पोजीशन की वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। वी आर द ऑब्जेक्ट्स, एनी ऑब्जेक्ट, एंड वी आर इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है, तो हम अपनी पर्टिकुलर पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी पजेस कर रहे हैं अपने अंदर। सिमिलरली एनी चार्ज और चार्ज सिस्टम, कोई चार्ज या चार्ज सिस्टम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी होती है तो अपनी पोजीशन की वजह से उस पे क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। एंड द टॉपिक इज क्लियर्ड ऑलरेडी, है ना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने सब चीजें पढ़ा रखी हैं। जिन लोगों का नहीं पढ़ा हुआ है वो वीडियोस देखेंगे, प्रीवियस इलेक्ट्रोस्टैटिक में जाइएगा तो आपको 1 by 1 वीडियोस मिल जाएंगे, और नहीं भी है तो हम लोग पीछे से रिवीजन करते हुए चले जाएंगे, वहां भी देखेंगे। तो बच्चों जरा देखेंगे कि जब किसी डाइपोल को हम यूनिफॉर्म फील्ड में रखे होते तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वहां पे। हियर इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, है, दिमाग पे रखेंगे जरा। चार्ज हो या चार्ज सिस्टम, डाइपोल क्या है? एक चार्ज सिस्टम है ना। डाइपोल क्या है? चार्ज सिस्टम, फॉर्म बाय द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस से मिलकर बना हुआ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है प्यारे बच्चों। और इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस क्यू प्लस क्यू, एक डाइपोल को मैं रख देता हूं थीटा एंगल पे, और मैं आपसे पूछूं कि सर अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल थीटा, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी इन सच केस? इस केस में इसके पास कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी तो कितनी होगी? हाउ मच इट इज? तो किस फार्मूले से हम लोगों ने पीछे निकाली थी? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल एट एनी एंगल दैट इज माइनस पीई cos थीटा। क्या निकाली गई थी बच्चों? माइनस पीई cos थीटा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर फ्रॉम दिस फार्मूला, उनको नहीं पता है, पता ही नहीं है फार्मूला कब आया कब आया, है ना। तो कोरोना का पीरियड था, बहुत सारे बच्चों ने स्टार्ट नहीं करी थी उस समय तक। परेशान ना हो, जब फुर्सत में मिले तो वीडियोस को देखिएगा जाके, मेरे चैनल में यहाँ तक पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, इलेक्ट्रोस्टैटिक 10 गॉस थ्योरम क्लियर डालने, ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। बट पीछे से भी हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं उन सभी क्लासेस को, ठीक है। वेक्टर फॉर्म बच्चों क्या हो जाएगा? वेक्टर का बिकॉज ऑफ डॉट प्रोडक्ट है पी डॉट। अब अगर पहले बच्चों डाइपोल को समझिए जरा प्लीज, अगर डाइपोल को फील्ड की डायरेक्शन में ले आओगे, मैं इस डायरेक्शन में पूछूं सर आप बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? अरे यार तो कोई घबराने की जरूरत थोड़ा ना, थीटा कितना होगा? 0। पी और ई के बीच में एंगल कितना है? 0 है, तो कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी 0 एंगल पे? माइनस पीई, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो कितना हो जाएगा? u 0 माइनस पीई, है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे कह दूंगा डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल 60,
60 डिग्री पे डाइपोल को रखा गया, बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? इट्स अ वेरी इजी, आप थीटा इज इक्वल टू कितना करोगे? 60 करोगे, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखोगे और जिस एंगल पर आपको रखना है उस एंगल की वैल्यू रखिए, आपकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। इसका डेरिवेशन ऑलरेडी वहां पे क्लियर किया गया। डेरिवेशन हम लोगों ने कर रखा है। सर यहाँ पे डेरिवेशन बताएंगे नहीं क्या? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऑलरेडी कवर्ड है, वो चीजें यहाँ पे करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ आया ना? डेरिवेशन देखना है तो हम लोग देख लेंगे। आप जहां पर P है मैग्नेटिज्म में, वहां पे क्या करेंगे? M है ना, और जहां पर E वहां पे क्या करेंगे? तो सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेट। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट इन कहां पर? मैग्नेट का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल। हर एक मैग्नेट क्या है मेरा? हर एक मैग्नेट क्या है मेरा? मैग्नेटिक डाइपोल है। इन फील्ड, इन यूनिफॉर्म फील्ड, इन यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म में आ जाएगा तो वैल्यू बदल जाएगी अलग अलग प्लेसेस पे, क्योंकि वैल्यू जहां जहां E की अलग होगी वहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी, है ना। सो देखते हैं बच्चों जरा, थीटा एंगल पर मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से। S और ये मेरे पास N, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन M, ये और बीच में एंगल थीटा। तो थीटा एंगल पर जो हमारे पास एनर्जी आने वाली वो mb cos थीटा आने वाली। क्या आने वाली है? -mb cos थीटा। और अगर इसको हम इस तरह से लिखें, डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट है तो बच्चों कितना आने वाला है? -m.b। क्लियर हो गया नहीं हो गया बच्चों? बोलो भाई। और जीरो एंगल पर देखना तो ऐसे ये भी आ जाएगी। नहीं समझ आया? आगे करूं क्या? जरूरत है क्या करने की? अब जीरो करके कर सकते। समझ आया ना भाई? -p cos थीटा, तो यहां पर कितनी होगी? -mb cos थीटा। सिमिलर टू दिस। समझ आया कि नहीं है? बोलो भाई। p है वहां पर, m, p का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, m का मतलब वहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। स्टार्टिंग ऑफ द मैग्नेटिज्म आप पहली क्लास में आए थे जिस दिन मैंने m के बारे में बताया था, मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में, याद आ रहा है? और अभी थोड़ी देर पहले फिर से मैंने आज बताया, याद आ रहा है? अभी क्लास स्टार्ट, ये जो टॉपिक शुरू किया उससे पहले बताया मैंने। ठीक है बेटा, वीडियो पास करो जरा, फिर आगे के एक टॉपिक बताते हैं जल्दी से, कंसंट्रेट करेंगे, है ना। माय डियर स्टूडेंट्स, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हेन देयर इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, कंसंट्रेट करेंगे प्लीज, ऑल स्टूडेंट्स प्लीज कंसंट्रेट हियर। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर देयर इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल देन देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड दिस। कोई भी होगा, इफ देयर इज अ चार्ज और एनी चार्ज सिस्टम, कोई चार्ज होगा या कोई चार्ज सिस्टम होगा तो उसके चारों ओर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हम लोगों ने डाइपोल की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करी थी, है ना, इन एक्सियल पोजीशन, इन इक्वेटोरियल पोजीशन एंड आल्सो इन रैंडम पोजीशन, एंड द डेरिवेशन वाज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड in electrostatic. Now there is no need to complete here in magnetism. Magnetism में उसे complete करने की जरूरत नहीं है, but somewhere in future या यहीं कहीं पर भी, वैसे तो मैंने आपको previous class में already बता के रखा है, the topics which are similar in both, that is electrostatic and magnetism. Electrostatic और magnetism में जो topic same है, same का मतलब क्या? Suppose that मैं कह दूं कि a dipole, a electric dipole is placed in a uniform electric field at an angle 30। एक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है 30 डिग्री पे, और उस डाइपोल को रोटेट कर दिया गया है 30 से 60 डिग्री। एंड व्हाट इज द वर्क डन? सो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले बच्चों हम लोगों ने पढ़ रखा है किसी डाइपोल को जब यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो वर्क डन का फार्मूला W = PE cos θ 1 - cos θ 2। ये सब है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ठीक है। तो अब इसका जो डेरिवेशन, बिकॉज ऑफ इस बार जो आपके एग्जाम होने वाले एमसीक्यूज हैं, तो डेरिवेशन का ऑप्शन तो एक गया। पहले क्या होता था प्रीवियस ईयर्स में कि हमारे पास इन फार्मूलाज पे बेस्ड जब न्यूमेरिकल्स आते थे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आपने पढ़ रखा है, तो प्रायोरिटी आपको, जो आपका बोर्ड है, न्यूमेरिकल्स पुट अप करते समय एग्जामिनेशन में प्रायोरिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक को देता है। मैग्नेटिज्म में ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। द सेम फार्मूला, सेम कॉन्सेप्ट इज आल्सो अप्लाइड इन मैग्नेटिज्म आल्सो। मैंने कहा कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को फील्ड में रखा गया और उसे रोटेट कर दिया गया 30 से 60 डिग्री। वर्क डन क्या होगा? तो डाइपोल को फील्ड में रोटेट करने के लिए वर्क डन का फार्मूला ये होता है। तो सेम मैग्नेटिज्म में हम लोगों ने सीखा है, और मैग्नेटिज्म में कितना होगा? W = mb
cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब बात आती सर ये कैसे आया, ये फार्मूला कहां से आ गया? बिकॉज अब यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल था, वहां पर मैग्नेटिक डाइपोल है, समझ में है? तो जैसा बिहेवियर यहाँ डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में करता है, वहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड में करता है। तो जो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P कहते हैं, वहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M हो जाता है। जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर लेता हूं, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है, और ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो जब एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल्स आएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से आएंगे, मैग्नेटिज्म से आएंगे। बिकॉज ऑफ मैग्नेटिज्म में न्यूमेरिकल्स के लिए हमारे पास बहुत सारे पोर्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, अर्थमैग्नेटिज्म है, तो वहां से आएंगे, यहां से नहीं आएंगे। मतलब क्या? मतलब ये आप अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में इन चीजों को बहुत अच्छे से सीखते हैं तो मैग्नेटिज्म में डेरिवेशन या कुछ समय सीखने की जरूरत नहीं है, और फिर भी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। अरे भाई साहब, आप सबने यहाँ पर इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली है कि न्यूमेरिकल्स को तो करेंगे करेंगे। इस जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म का टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ रखा है, उसमें मूविंग चार्ज पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड में, लॉरेंट फोर्स जिसको हम लोग कहते थे, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स यहाँ पे आने वाले। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो पूरे न्यूमेरिकल्स होंगे कॉन्सेप्चुअली हम लोगों को देखेंगे। ठीक है, सेम एज इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, प्रीवियस क्लास में मैंने बहुत सारी सिमिलरिटी इन दैट द टॉपिक व्हिच आर सिमिलर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एज वेल एज इन मैग्नेटिज्म, दीस आर डिस्कस्ड। स्टिल देयर आर फ्यू टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स और भी बचे हुए हैं, उनमें क्या जरा देखते हैं। तो भाई मैंने बोला था, इफ देयर इज अ चार्ज और चार्ज सिस्टम देन देयर मस्ट बी इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। कोई भी चार्ज होगा, कोई चार्ज सिस्टम होगा तो चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अरे भाई मेरे पास मैग्नेट है या करंट कैरिंग लूप है तो चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो भाई मेरे पास यहाँ पर क्या है, मैग्नेट है, और मैग्नेट को प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक डाइपोल, बिकॉज ऑफ देयर आर टू पोल्स। ठीक है, एक नॉर्थ साउथ, एक साउथ और एक नॉर्थ, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल। अब प्यारे बच्चों हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में सीखा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक में सीखा था, नोट नहीं करेंगे, नोट करने का समय दूंगा मैं आपको। तो प्रीवियस क्लास में देखा था बच्चों, एक्सियल पोजीशन में मैं पूछता हूं आप लोगों से कि डाइपोल है और डाइपोल की एक्सियल पोजीशन पे उसके सेंटर से, और जानते हैं आप सभी कि यहाँ पर डाइपोल के बीच की डिस्टेंस क्या लेते हैं, दो चार्जेस में 2l, दैट इज यहाँ पर l हो गई इतनी, और ये मेरे पास कितनी हो गई, इतनी l हो गई, l। ठीक है, दैट इज 2। अब प्यारे बच्चों, डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे देयर इज अ पॉइंट a, एंड मुझे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी थी। हम लोगों ने वहां कैलकुलेट करी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। दैट वाज द फार्मूला जो कि मेरे द्वारा आपको बताया जा चुका है ऑलरेडी। ठीक है, इसका डेरिवेशन आप जानते हो, बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला बिकॉज ऑफ एमसीक्यूज है, बट ये न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। ठीक है, तो क्या मैग्नेटिज्म में भी ऐसा कोई फार्मूला होगा? यस, डेफिनेटली इट विल बी होगा। क्यों? अरे यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो मैग्नेटिक डाइपोल है वहां पर। ठीक है, समझ में आया? ये पढ़ा है ना आपने फार्मूला, देखा कभी भूतकाल में, भूतकाल में पास्ट भाई बोलो नहीं है, चलो नहीं प्लीज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल, कोई नोट करने की जरूरत नहीं है, समझ में आएगा, परेशान बिल्कुल मत होइए। तो मेरे पास क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और डाइपोल की एक्सियल पोजीशन में उसके सेंटर से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता था। और वेक्टर फॉर्म में क्या होता था प्यारे बच्चों, वेक्टर फॉर्म में मैं पूछूंगा एक आध बच्चों से, एक आध में सुमित शर्मा का नाम नहीं आएगा, एक आध में अभिषेक का भी नाम नहीं लूंगा, तुम बताओ देवेंद्र क्या होगा वेक्टर फॉर्म में, बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलो भाई बोलोगे, 2 वेक्टर p/r³, दैट इज इन वेक्टर फॉर्म, प्लीज कंसंट्रेट करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्शन की बात होती थी, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, सब आना चाहिए, नहीं आता है तो आप चुल्लू भर पानी में डूब मरे, ऐसा मैंने नहीं कहा, आपकी सोचा। यहाँ पे देखें, टॉपिक में आएंगे प्लीज। तो बच्चों, in this case the electric field is directed along the direction of dipole moment. वेक्टर E और वेक्टर P सेम डायरेक्शन में होंगे। एक्सियल पोजीशन में अगर मैं कह दूं भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, देन यू हैव टू सी द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट, एंड डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव टू पॉजिटिव। डाइपोल मोमेंट हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव रहता है। तो भाई फील्ड क्या होगा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में, तो कुछ इस तरह से आएगा, समझ में आया नहीं आया? इक्वेटोरियल पोजीशन पे लेता हूं, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे दैट इज इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर, इक्वेटोरियल का मतलब होता है डाइपोल की एक्सिस के परपेंडिकुलर, है ना। एक्सियल पोजीशन को क्या बोलते हैं, इंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं, और इक्वेटोरियल पोजीशन को ब्रॉड साइड ऑन भी बोलते हैं। ठीक है,
तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ r डिस्टेंस पे, याद रखिएगा सेंटर से r डिस्टेंस पे इस जगह पे पॉइंट लेता हूँ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आती थी 1/4πε0 p/r। और वेक्टर फॉर्म में क्या होता था भाई, इन वेक्टर फॉर्म बच्चों वेक्टर E इक्वल टू होता था -1/4πε0 वेक्टर p बाई, याद रखना यहाँ पे 2p होता है और यहाँ पे p होता है, दैट इज इक्वेटोरियल पोजीशन में जो फील्ड होता है एक्सियल पोजीशन का हाफ होता है। और फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, E इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ p, नेगेटिव लगा हुआ है, दैट इज E और p की डायरेक्शन अपोजिट है। p भाई क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो भाई E किधर होगा, सो ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा है। अब भाई यही बात मैग्नेटिज्म में आते हैं। बेटा अगर आपने ये पढ़ रखा है तो ठीक है, और नहीं पढ़ रखा बिल्कुल घबराओ नहीं, जिंदगी है, लेट हो गए तो क्या हुआ, आगे पढ़ लेंगे। कई बार लेट मैग्नेटिज्म का टॉपिक आफ्टर सम टाइम है ना, इसके बाद जस्ट मैग्नेटिज्म अर्थ मैग्नेटिज्म शुरू करने जा रहा हूं, तो आपको डेफिनेटली समझ आएगा। चलो भाई इधर देखो, नहीं वैसा भी मत करो कि एग्जाम के एक दिन पहले जागो, तो बहुत सारी चीजें लॉजिकली फिट है और हर जगह फिट भी नहीं है वो, तो उनको फिट करने का एक सोल्यूशन, एक तरीका है पूरा। चलो यहाँ पे देखते हैं जरा प्लीज। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे समझ में आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पढ़ा था और रैंडम पोजीशन भी पढ़ा था, उसको मैं यहाँ पे एलाबोरेट नहीं करूंगा, उसको आपकी नोट्स में है, उसको देख लीजिएगा कैसे। तो मैग्नेटिज्म के केस में क्या होगा प्यारे बच्चों, मैग्नेटिज्म इनके साथ में मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेटिज्म में यही चीजें आती हैं, मैग्नेटिज्म। चलो मेरे पास क्या है भाई, ये मेरे पास क्या है, एक मैग्नेट है और मैग्नेट के सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेता हूं। बेटा इतना तो समझ में आ गया, देयर इज अ मैग्नेट और मैग्नेट के सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, और मैं बिकॉज ऑफ मैग्नेट है तो चारों ओर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर मैं इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहता हूं, दैट इज फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना चाहता हूं एक्सियल पोजीशन पे। एक्सियल मतलब होता है अलोंग द एक्सिस, समझे आप। सो कितना होगा भाई एट दिस टाइम मैग्नेटिज्म कितना होगा, ए पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ए पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नेट को थोड़ा इधर बना देता हूं ताकि अब थोड़ा आपको अच्छा दिखे। चलो एस एंड साउथ एंड नॉर्थ, सेंटर से मेरे पास कितना r डिस्टेंस पर, यहाँ पर a, दैट इज a पर b की वैल्यू क्या होगी, a पर इस जगह पर b की वैल्यू क्या होगी। अब b बोलते हैं सर a पर b की वैल्यू, बच्चे परेशान, अरे b मतलब मैग्नेटिक फील्ड, b मतलब मैग्नेटिक फील्ड, सो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा एट पॉइंट a, है ना, मेरे पास जगह नहीं है तो b इक्वल टू कितना होगा बच्चों, कंसंट्रेट प्लीज। यहां पर एक कांस्टेंट आता है 1/4πε0, इट इज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड बाय मी। इफ देयर इज अ मीडियम, जहां कहीं मीडियम आएगा तो ε0 की जगह में क्या रखोगे, ε0 k, एंड व्हाट इज k, is the dielectric constant, है ना, इट इज 1 for air, vacuum or free space, greater than 1 for non conductors, dielectrics, k is equal to infinity for metals, conductors, ठीक है। तो चलो अब बच्चों यहां पर जो कांस्टेंट आने वाला है वो आता है μ0/4π, क्या आने वाला है, व्हाट इज दिस, यहां पर ε0 था, दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एयर और वैक्यूम, मीडियम में बेटा एप्सिलॉन होती है, ठीक है। व्हाट इज μ0, इट इज permeability, permittivity and it is permeability, जैसे permittivity यहाँ पे permeability है ना। अब आगे थोड़ा सा बढ़ने दीजिए टॉपिक्स को, तो वहाँ पे इसके बारे में डिटेल करेंगे। फिलहाल हमें कंपैरेटिव स्टडी करनी है, इसको यहाँ पे इतना ही लेते हैं। इसकी यूनिट्स वगैरह क्या होंगी ये भी देखते हैं। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट थी हमारी, एप्सिलॉन की यूनिट होती है, इट इज डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशन होती है, ठीक है। तो फार्मूले से सब हम लोग पढ़ेंगे। वैसे तो μ0/4π की जो वैल्यू होती है उतनी मैं बता देता हूं, एंड दैट इज इक्वल टू μ0/4π क्या होता है 10⁻⁷, ठीक है, न्यूटन पर एम्पीयर स्क्वायर। तो यूनिट कहां से आई, परमेबिलिटी सर, और क्या है इसको डिटेल करिए, वो सब चीजें आगे पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे 1/4πε0 के सिमिलर इक्वल नहीं के बोल रहा हूं, जैसे कांस्टेंट यहाँ है वहां पर एक कांस्टेंट है μ0/4π, ठीक है। और अगर कोई मीडियम आएगा तो म्यू आ जाएगा, मीडियम आएगा तो μ0 की जगह में म्यू आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों क्या होगा फिर μ0/4π, और बच्चों देखो 2p था ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2m/r3, सर यहाँ p तो वहां पर m, p क्या था डाइपोल मोमेंट, तो m क्या है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इन वेक्टर फॉर्म में कैसे हो जाएगा, इन वेक्टर फॉर्म, सो b वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा μ0/4π 2m वेक्टर/r3। कितना आसान हो गया चीजों को समझना, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, क्लियर है भाई। एक्सियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन, अच्छा डायरेक्शन समझ में आया, डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिज्म की, किधर होगी,
इस पॉइंट पर डायरेक्शन किधर होगी? अरे along the direction of magnetic dipole moment प्यारे बच्चों, एक्सियल पोजीशन। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किधर होगा? साउथ टू नॉर्थ। यहाँ क्या होता था? निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव सिमिलर टू साउथ, पॉजिटिव सिमिलर टू नॉर्थ। तो ठीक है, तो मैग्नेटिज्म की डायरेक्शन यहाँ पे मैंने इधर किस तरह से दिखा दी, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर आपका डायरेक्टेड है साउथ टू नॉर्थ। अच्छा, अब यही बात इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए लेते हैं। तो बच्चों सेंटर से r डिस्टेंस पे इसको रफ कर दे रहा हूं, ठीक है, μ0/4 पाई की वैल्यू यहां पे लिख दे रहा हूं। एट दिस टाइम देयर इज नो नीड, बट आगे देख लेंगे उसे। चलो, तो यहां पर एक पॉइंट है बच्चों इक्वेटोरियल पोजीशन पे। इक्वेटोरियल मतलब एक्सिस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। तो बच्चों यहां पर ए पॉइंट पर मैग्नेटिज्म कितना होगा? μ0/4 पाई m/r3। कितना हो जाएगा? वेक्टर फॉर्म में कितना हो जाएगा? μ0/4 पाई वेक्टर m/r3। यहां पे माइनस लग जाएगा, सुना नहीं आया? तो दैट इज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो जाएगी? अपोजिट टू द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इट्स वेरी इजी ना। कंपैरेटिव स्टडी करना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पे जो पढ़ चुके हैं वो मैग्नेटिज्म आपको टोटली नहीं पढ़ना, ठीक है भाई? नॉनसेंस। चलो भाई, चलो, सो इसको नोट करना, नोट करिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे हम लोग।